कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा के रिव्यूज में बहुत सारे लोगों का, इवन ये कहना बेटर होगा कि सभी लोगों का ये कहना है कि पराग कोठारी और वसुंधरा यानी कोठारी परिवार वाले अंधे हैं। कुछ ने तो धृतराष्ट्र तक की भूमिका उनको दे दी है कि इस तरह के अंधे हैं कि सामने देखे जो सच दिख रहा है वो भी नहीं देख पा रहे। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके अनुपमा को लेके और ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज मैं सुबह से वेट कर रही थी एपिसोड देखने की, लेकिन आज ही लेट हो गई। अभी देखा है मैंने 11 बजे। बताओ कैसा लगा आप सबको एपिसोड? मुझे बहुत पसंद आया एज यूजुअल। क्या एंट्री मारी अनुपमा ने, क्या डायलॉग बोले, आहा, क्या कॉलर पकड़ा है। नहीं, मज़ा आ गया, ऐसा लगा मैंने पकड़ लिया उसका कॉलर। क्या था डायलॉग? घास बन के बिछ जाओगी तो लोग कुचल के चले जाएंगे, चिंगारी बनो। ये चिंगारी बनेगी? फुसकी बॉम्ब एक नंबर की। प्रार्थना के बस का ना है चिंगारी बनना, औकात की बात होती, मूर्खी। जब अनुपमा लेकर आई गौतम को तो सबका चेहरा देखा था। बाका डायलॉग, मैं सबसे पुरानी जूती लेके आया, मैं 1000 जूते मारूंगी, काश ला देते। और प्रेम झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अनुज तो वहां से चिल्लाता, यहाँ उसकी पैंट गीली हो जाती गौतम की। आवाज़ में ही दम नहीं है प्रेम की। बच्चा लगता है मुझे, टीनेज बॉय, वक्त से पहले शादी करने वाला इंसान। फिर क्या था? राही का सच बोलना, प्रेम का सवाल पूछना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी तो बताया ना, क्यों रुक गया? दो लोगों के रोकने से जाके तो घुसे मार लेता। और क्या था? हाँ, गौतम का नाटक। ख्याति एक कोना पकड़ के क्यों खड़ी? उसको आइडिया थी ना कि प्रार्थना ने कुछ तो बोला था। अभी आज बोलेगी, आज तो नहीं बोलेगी, कल फटेगी कि नहीं फटेगी। अरे इतना अच्छा मौका था यार, प्रेम की नज़र में खुद को माँ साबित कर देते। प्रार्थना तो मानती है माँ, प्रेम भी मान लेता, और प्रार्थना को ख्याति को बैठे बिठाए जवान शादीशुदा बेटा मिल जाता बहू के साथ, बोनस में राज करती पूरे घर में, और इतराते रहती मोटी माँ के सामने कि देखो मैंने बेटा पाल लिया। ऐसा मौका लपकना चाहिए था। लूज़र, गवा दिया फालतू में। क्या बोले यार, गौतम कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था यार। अंधा भी समझ लेता कि सफ़ेद झूठ बोल रहा है। पर बा और पराग कोठारी लायकात, हैसियत, काम से नहीं देखते, खानदान के नाम से और खून के गाढ़ेपन से देखते। थोड़ी दिखने वाला इनको ऊंचा खानदान, पानी जैसा खून। हट, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी प्रेम ने और बा ने कुछ नहीं समझा। प्रेम ने नहीं, पराग ने और बा ने कुछ नहीं समझा, देखकर भी अनदेखा कर दिया। और प्रार्थना गधेड़ी एक नंबर में, सबको झूठा साबित कर दिया कि सब लोग गलत समझ रहे हैं। अरे अनुपमा ने अपनी बेटी की शादी टेक पर लगा दी यार, मुहूर्त निकल रहा है, फिर भी तेरे लिए लड़ रही है, और तो खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठा रही है। सच ही बोली थी, खाली मुंडी हिलाती हाँ कह के।
पर नहीं, उससे तो वो भी नहीं हो सकता। मैंने बोला था ना कि ये अकेली दौड़ेगी ना तो भी रेस हार जाएगी। क्या बोलेंगे अब यार। अब कल पराग ने कहा है कि माफी मांगनी पड़ेगी तब शादी होगी। क्या अनुपमा माफी मांगेगी? नहीं मांगनी चाहिए। या फिर शायद प्रेम भी बोल दे कि अनुपमा अगर आपने माफी मांगी तो मैं ही शादी नहीं करूंगा। या प्रार्थना को ही महान बनना चाहिए कि इस औरत ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं उसे झूठा ठहरा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा कल। चलो कल देखते हैं। ठीक ही है। बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री आपके रिव्यू के लिए। बड़ा ही एक्सप्रेसिव रिव्यू है आपका और बड़े मजे लेके आप अपना रिव्यू देती हैं। तो बाकी तो आपने बातें कही हैं, मगर जो बात मैं आपकी जो है आगे एक्सटेंड करना चाहती हूँ वो यह है जो आपने ख्याति के बारे में कहा है कि ख्याति चाहती तो इस बात का फायदा उठा सकती थी। ख्याति प्रेम को अपना बेटा बना सकती थी, नंबर बना सकती थी प्रेम के आगे। और ये मैं जरूर कहूंगी कि ये नेगेटिव करेक्टर्स में ज्यादा क्वालिटी होती है मौके पे चौका मारने की, या फिर बहुत ही शान्य करेक्टर में। मगर ख्याति बहुत ही लिमिटेड क्वालिटीज वाला करेक्टर है, मगर बहुत ही प्यारा करेक्टर है। वो मौके का फायदा नहीं उठाएगी, जैसे स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर से आएगा वो करेगी। वो ऐसे अनुपमा की तरह नहीं बोल पाएगी, क्योंकि अनुपमा शेरनी है और हर कोई शेरनी नहीं बन सकता। सो बढ़िया रिव्यू आपका, बड़ा प्यारा रिव्यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज सच में सच्चाई और अच्छाई हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि बड़े बड़े महलों की दीवारें इतनी पक्की ईंट से बनी हैं कि उसके पीछे बच्ची की सिसकी और दामाद की अय्याशी और मक्कारी नहीं दिखती। क्योंकि वो दीवारें रूढ़िवादी परंपरा, जिसमें दामाद को बेटे से ऊपर और बहू बेटी की आज़ादी को उन दीवारों में दबा दिया जाता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक रूढ़िवादी परंपरा से बनी ये दीवार में आशावादी झरोका ना खुल जाए। और वो झरोका खोलेगी राही अपनी माँ से प्रभावित होकर। लेकिन अनुपमा के लिए तो औरत का सम्मान ही सर्वोपरि है। अनुपमा ने तो प्रार्थना के आत्मसम्मान के लिए बेटी की शादी को भी दांव पे लगा दिया। उसका इंटरनेशनल थप्पड़ गौतम को, और वो भी प्रार्थना और अंश के सामने, जब उसने प्रार्थना के रोते चेहरे और डरे चेहरे को देखा। आज अनुपमा प्रार्थना को एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते उसको ये अन्याय सहन नहीं करने को कहती है। और जब दामाद अनुपमा को धमकाता है उसकी बेटी की शादी का हवाला देकर, तो स्वाभिमानी अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होता और वो गौतम का कॉलर पकड़ के खींचती हुई पंडाल में लाती है। अनुपमा की हिम्मत के सामने ये लोग कुछ नहीं है। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई ही नहीं है, बल्कि हिम्मत से हर अन्याय का बखूबी सामना भी किया है। अनुपमा ने ससुराल में बहुत अन्याय सहा और सहती रही, लेकिन जब बात उसकी इज्जत पे आई, उसके आत्मसम्मान पर आई, तो वह उस धोखे के अगेंस्ट खड़ी हो गई और उसने तलाक लिया। और पंडाल में अनुपमा दामाद की बदतमीजियां जो उसने प्रार्थना के साथ की और जो गलत नियत उसने राही पे डाली, वो सब बताती है। अब हैरान होने की बारी कोठारी की थी, क्योंकि अमीर जादे तो चाहे वो कितने भी हो गए हों, लेकिन सोच वही घटिया रूढ़िवादी परंपरा पर आज अनुपमा ने आघात कर दिया था। साथ ही राही भी अपनी माँ का समर्थन करती है। राही भी तो अनुपमा की प्रतिमूर्ति है। उसने देखा है अपनी माँ को हर अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, जीरो से हीरो बनते हुए, अपनी हिम्मत और सच्चाई से सब मुसीबतों पे विजय पाते हुए। अमेरिका रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा करने वाली औरत को उसी रेस्टोरेंट की को ओनर बनते हुए। और राही में अपनी माँ के साथ साथ अपने पिता के भी गुण हैं। अनुज भी कभी किसी अन्याय के सामने नहीं झुका। डिम्पी का केस तो सबको पता है, उससे तो कोई भी रिश्ता नहीं था इन दोनों का, तब भी शाह परिवार की गालियां खाते हुए भी दोनों नहीं अन्याय के सामने नहीं झुके और डिम्पी को इंसाफ दिलाया। बेटी की शादी में अनुपमा कोठारी के फेवरेट दामाद को खींचती हुई लाई, लेकिन कोठारी की आंखों में तो गौतम ने पट्टी बांध रखी है।
बिजनेस को संभालता है वो। पैसों में खेलने वालों को अपनी बेटी का उतरा चेहरा, रोती आंखें कैसे दिखेंगी? उनको तो अपना बेटा भी दामाद के सामने नहीं दिख रहा। कहते हैं कि लड़की अपने घर में ही सेफ रहती है, क्योंकि बाहर तो बहुत जहरीले लोग हैं, लेकिन यहाँ तो घर पे ही जहरीला नाग बैठा है। कैसे सेफ रहेगी कोई? प्रार्थना ने एक बार भी अनुपमा को बोलने से नहीं रोका इस पूरी बात में, लेकिन ये भी कोठारी इसको नहीं देख पाए और ना ही वो इस सच्चाई को समझ पाए। वो अपनी बेटी को रोती आंखें जरूर देखते रहे, और प्रेम भी ये सब सुनकर अपना आपा खो देता है। कोई भी खो देगा, सिवाय कोठारीस के, जिनकी मान मर्यादा बेटी की खुशी से ज्यादा है। और फिर दामाद का ड्रामा शुरू, जब उसने देखा कि पराग कोठारी को अपना फेवर, वो उसका फेवर ले रहे हैं। कमाल है, गौतम की हकीकत कभी कभी मिलने वाले अनुपमा, राही और अंश को दिख गई, लेकिन कोठारिस को सालों में भी गौतम की गलती नहीं दिखी और ना ही अपनी बेटी के आंसू दिखे। बेटियां पराई नहीं होती वसुंधरा जी, बेटी भी अपनी होती हैं। आंखें खोल के खुले दिल से जरा सच्चाई देखो ना। लेकिन कोठारिस तो फिर गौतम के झांसे में फंस गए। अपने आप को थप्पड़ मारना सबके सामने, क्योंकि इसके अलावा गौतम के पास कोई चारा भी नहीं था। और कोठारिस भी उसके झांसे में आ गए। भाई वो तो सालों से कोठारिस को बेवकूफ बना ही रहा है, और फिर प्रार्थना को धमकाने वाले स्टाइल में गौतम सब कुछ बताने को कहता है। और प्रार्थना तो पहले से डरी हुई थी, सच्चाई छुपाकर गौतम का पक्ष लेती है और राही और अनुपमा और अंश को ही झूठा बना देती है। लेकिन यहाँ मैं प्रार्थना का दर्द समझती हूँ। कोठारी परिवार में कौन है जो उसको समझेगा? ख्याति जी हैं तो क्या वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं? प्रेम, वो तो घर में ही नहीं रहता, और अगर रहेगा भी तो उसकी सुनेगा कौन गौतम के सामने? साथ ही पिता के सम्मान की चिंता, क्योंकि गौतम ने पराग कोठारी को बर्बाद करने की धमकी जो दी है। लेकिन कभी तो प्रार्थना में भी हिम्मत आएगी ही। आज बेटी बाप के बारे में सोच रही है, लेकिन बाप को अपनी बेटी के आंसू नहीं दिख रहे। प्री कैप में पराग कोठारी अनुपमा को गौतम से माफी मांगने को कहते हैं, यानी गौतम की जीत। और अब यह पक्का है कि राही की राहें बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन राही हर मुसीबत में खड़ी रहेगी, क्योंकि हर मुसीबत में उसकी माँ उसके साथ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। और बहुत सही कहा आपने, जो मैंने कहा है शुरू में कि सभी लोगों ने कहा है, मगर आपने भी ये बात स्पेशली हाईलाइट की है कि कोठारीस को नहीं दिखा। इतने देर से गौतम के साथ रह रहे हैं, ना तो गौतम की गलती दिखी, ना आज रोने वाली प्रार्थना के आंसू। तो इन अंधे लोगों को क्या ही कोई समझाए। बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ अनुपमा ने अपनी बेटी की भी शादी का परवाह नहीं किया, जहाँ हर रस्म में कुछ ना कुछ ड्रामा होते ही जा रहा है, जहाँ शादी होते होते रुक रही है बीच में। इसके बावजूद भी उसने दूसरी बेटी जैसी ही प्रार्थना के लिए अपनी आवाज़ उठाई। जहाँ गौतम की इस तरह गिरी हरकत वो सह नहीं पाई, क्योंकि उसे वो भी याद आ गया जो राही ने कहा था, जिसके वजह से उसने अब उसके गिरेबान पकड़ते हुए उसे घसीट के लेके आती है। यहाँ अनुपमा अपनी बात रखती है, जहाँ सब लोग उसकी बात पे लगता है कि यकीन भी कर सकते थे। इवन जिस तरह से एक्सप्रेशन दिखाया गया है, पराग और मोटी बा भी चौंके तो थे, पर अनुपमा की बात में सच्चाई उनको झलक रही थी। जहाँ गौतम को लगा कि उसकी बात कोई यकीन नहीं करेगा और अनुपमा की बात सच्चाई में सब लोग, इवन पराग और मोटी बा भी विश्वास कर लेंगे,
तब उसने अपना ड्रामा शुरू कर डाला। जिस तरह से उसने ड्रामा को अंजाम दिया, अपने आप को जुल्म करते हुए, झापड़ मारते हुए, वो अट्रैक्ट कर गया पराग को पहले, जहाँ अनुपमा का सच्चाई उस गौतम की इस ड्रामा के आगे झूठी पड़ गई। आज प्रार्थना को एक अच्छा मौका था गौतम की सच्चाई सबके सामने लेके आने के लिए, जहाँ सब लोग उसे सच्चाई कहने के लिए कह रहे थे। आज प्रार्थना ने अगर सच कह डाला होता, भले ही उसकी बात पराग और मोटिबा विश्वास ना करे या करे, पर कम से कम इतना सेटिस्फैक्शन तो होता कि मैंने सच्चाई का साथ दिया है। कम से कम अभी इन सब लोगों के सपोर्ट के वजह से मेरे मुंह से भी सच्चाई आखिर निकल ही गई। पर प्रार्थना ने यहाँ अनुपमा का ये तक भी नहीं सोचा कि ये एक माँ अपनी बेटी की शादी को दांव पे लगाते हुए मेरे लिए स्टैंड ले रही है, और एक लड़की जो अपने सपनों को, जहाँ उसे भरपूर फैमिली चाहिए था पति के साथ, वो सपना आखिर टूट जाएगा, फिर भी वो राही प्रार्थना के लिए स्टैंड ले रही है। पर प्रार्थना ने यहाँ इन सब बातों को इग्नोर करते हुए, गौतम की बातों में दबाव में आते हुए अनुपमा को ही झूठा साबित कर डाला। कहीं ना कहीं पराग भी उसे सच्चाई कहने के लिए कह रहा था, पर जब प्रार्थना ने ही वो सच्चाई को झूठा साबित कर दिया, तब कौन क्या ही कह सकता था। यहाँ आँख होते हुए भी अंधे हो गए हैं पराग और मोटिबा, जहाँ उनको दिख नहीं रहा है कि उनके सामने ही उनकी बेटी का एक्सप्रेशन तो देख सकते थे कि वो किसी दबाव में आते हुए झूठ कह रही है, जहाँ अनुपमा की एक एक बात में सच्चाई थी। इतना तो समझ सकते थे पराग भी कि कोई माँ अपनी बेटी के शादी को इस तरह से शादी को दबाव में डालते हुए, खतरे में डालते हुए क्यों प्रार्थना के लिए स्टैंड लेगी, जहाँ हर रस्म में कुछ ना कुछ ड्रामा होते हुए, एक के बाद एक ड्रामा होते हुए शादी होते होते रुक रही है। पर इनके सामने तो गौतम का ये ड्रामा चल गया, जहाँ ये आँख होते हुए भी अंधे हो गए, जहाँ गौतम को विश्वास करने का भारी नुकसान पहले प्रार्थना को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गौतम को इस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा कि प्रार्थना और कोठारी फैमिली में कोई कुछ भी, बाकी कोई कुछ भी करे कहे, ये लोग मेरा ही विश्वास करेंगे, जिसके वजह से वो और ज़्यादा हैवानियत दिखाएगा प्रार्थना पे भी, जिसका नतीजा जल्द से जल्द दिखाई देगा। और तब पराग और मोटिबा पछतावा के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे कि उस दिन जो अनुपमा एक एक बात कह रही थी, वो उसमें कितनी सच्चाई थी। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका, बहुत सही कहा आपने। इस समय जो किया है प्रार्थना ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है, उन दोनों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, सब कुछ प्रार्थना के लिए दांव पे लगा दिया, यानी कि अनुपमा और राही। तो प्रार्थना को क्या करना था? एक सच ही बोलना था, हाँ ही बोलनी थी, और ये कहना था कि ये ऐसा ही है जो बोल रहे हैं। मगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, मगर ये जरूर दिमाग चलाया उसने कि मेरे पापा का बिजनेस चला जाएगा।
तो स्वार्थी तो लगी मुझे भी प्रार्थना इस मामले में। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आज हमने अनुपमा का थप्पड़ तो देखा, और हमने देखा कि अनुपमा का भाषण और अनुपमा गौतम का नाटक, और ये अंधे लोगों का क्या ही बोले हम, इनका तमाशा देखा हमने, जो आज हमने देखा। आज मैंने कल भी कहा था, इस बात को हाईलाइट किया था कि दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं करती। अनुपमा ने बहुत अच्छे से, उसी तरीके से जैसा मैंने कहा था कि कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी, और आज अनुपमा ने वही सब कहा। और एक एक पॉइंट अनुपमा की, एक एक दलील, एक एक बात इतनी परफेक्ट थी। अरे ये एक शब्द ही बहुत बड़ी बात थी कोठारी को ये समझने के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दामाद झूठ भी बोल सकता है, अरे दूध का दूल्हा तो कोई नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। उसके नाटक पे और विश्वास किया। और अब ये तो छोड़ो, ये अंजू जी, ये अकल आंखों के अंधे नहीं, ये अकल के अंधे भी है। ये अकल के अंधे इनको अपनी अनुपमा की बात को समझ नहीं रहे, और अपनी आप नज़रों के सामने लड़की थरथर आ रही है, काँप रही है, रोए जा रही है, वो तक इनको दिख नहीं रही है। अगर प्रार्थना, अगर इनका दामाद सही है, जैसे इनको लगता है कि भगवान है और बहुत अच्छा है, बेटे जैसा है और इतना अच्छा है, तो प्रार्थना को कोई भी तकलीफ दे देता है तो प्रार्थना ने अनुपमा को बोलने ही नहीं दिया होता, बीच में रोक दिया होता कि प्लीज़ आंटी आप गलत समझ रहे हैं, आपने रूम में भी गलत समझा, आप मेरे पति के बारे में नहीं बोलोगे। ऐसे डायलॉग होते हैं। अगर वो उसको डर नहीं होता और सही होता तो अपने बेटे के लिए, तो ये बात तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इतना इजी था ये सब कुछ समझने के लिए, कोठारी को मौका था, पर बहुत ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा उसको खराब, यानी वो अब ज़्यादा चाहेगा, क्योंकि अब उसको पूरा सर्टिफिकेट ही मिल गया ना, अब उस पर बात पे विश्वास जो कर लिया, तो यहाँ तो और ज़्यादा वो दरिंदा होगा। तब क्या करोगे? अनुपमा को धमकी तो दे दिया पराग कोठारी ने कि नतीजा बुरा होगा, पर जब पूरा सच सामने आएगा तो किसको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ बड़ा अजीब सा लगा मुझे, दोनों पॉइंट इतने सॉलिड थे, अनुपमा की बात को समझने का, और प्राई कर रोते हुए दर्द और कांपती हुई लड़की जो नजरें झुकाई खड़ी है, वो कहीं भी ऐसा या कुछ भी, अरे वो कोई एक्शन ही नहीं कर रही थी, वो तो जिससे खड़ी थी। अगर वो सही होती, अगर यानी उसका पति सही होता, ये इन लोगों की नज़रों के लिए हमको पता है, तो वो ऐसे खड़ी नहीं होती। तो वो खुद कहती कि यार नहीं आंटी ऐसा नहीं, कुछ तो एक्शन तो करती। जैसे वो सहने वाली सहमी सी लड़की खड़ी है, तो कमाल है पराग कोठारी तुम्हारी पारखी नज़रों का। बार बार ये हीरो के व्यापारी अगर ऐसे काम करते, सच में बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बुरा लगता है इनको देख के कि कैसे पीता है कि अपनी बेटी को नहीं बचा सके। एक बार हमने पराग को रोते हुए देखा था, पराग को रोते हुए देखा कि पराग कैसे अपने बेटे के प्यार में रो रहा है। हमने कहा एक पिता का प्यार है, पिता का दर्द दिखा, तो वो रोने वाला पिता, वो इतना अंदर से ऊपर से कड़क दिखता है और अंदर से नारियल की तरह वो पिता इतना अपने बेटे के लिए आंसू बहा, तो अपनी बेटी के हाव भाव, अपनी बेटी के इसको भी नहीं समझ पाया, तो कैसा पिता। मुझे तो अजीब सा लगता है, क्या बेटे को प्यार करने वाला ही पिता था, बेटी को नज़रअंदाज क्योंकि उसके दामाद ने पैसे लगाए। तो ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे आज का वो सीन। अब अनुपमा माफ़ी मांगेगी, क्या करेगी मुझे तो पता नहीं। एक माँ क्या क्या कर सकती है, अच्छा नहीं लगेगा मुझे माफ़ी मांगना, क्योंकि यहाँ प्रार्थना का ही नहीं, राही का भी सवाल था कि उस माफ़ी मांगना जिसने उसकी बेटी के पे इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की, उसको जो यानी वो उसके साथ बदतमीजी जो भी उसने किया, तो यहाँ मुझे वो थोड़ा अजीब अच्छा नहीं लगेगा। अब देखते क्या होता है आगे शो में। तो पर ये आज कमाल का था। बस आज के लिए इतना ही, आज तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। वर्षा, बहुत सही एंगल आप पकड़ती हैं वीडियो का, और अपने ऑडियो में आप कहती हैं कि कोठारीज को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अगर अनुपमा गलत होती तो इतनी देर तक प्रार्थना अनुपमा की बातें गौतम के खिलाफ क्यों सुनती।
बीच में ही क्यों नहीं टोकती कि मेरे पति के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर कोठारीज ने जैसे कि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उन्होंने देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वही देखना है जो गौतम उनको दिखाना चाहता है, तो क्या ही कर सकते हैं। लॉजिकली तो बहुत सारा कुछ हो सकता था, जैसे ख्याति जी भी अपने ऑडियो में कहेंगी जो आगे हम सुनेंगे, कि उसकी बाजू में जो चूड़ियां हैं, उसका कलाई पकड़ी थी, कलाई पे निशान भी देख सकते थे, तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर रियलिटी की तरफ कोई गया ही नहीं। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा? वो कहते हैं ना, आंख के अंधे और कान के बहरे को कुछ नहीं सुनाई देता और ना ही दिखाई देता है। वही हालत पराग की और मोटिवा की है। आज मुझे पराग पूरी तरह धृतराष्ट्र लगा, जो आंखें होते हुए भी अंधा है। इतनी बेटी रो रही है, अरे किसी ने ये नोटिस क्यों नहीं किया? जब वो कलाई मरोड़ रहा था तो कलाई ही देख लेते, चूड़ियां निकाल के। निशान तो रहेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ में निशान पहले भी लगे हुए हैं। लेकिन आज अनुपमा ने जो प्रार्थना से कहा, वो एक बार अनुज ने कहा था, जब किंजल की देखभाल के लिए अनुपमा सा हाउस में रह रही थी और होली का दहन के दिन अनुज आता है। सब तैयारों के बाहर थे, लेकिन अनुपमा घर में गुजिया तलती थी। तब वो कहते थे, इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें पायदान समझकर पैर पोंछकर निकल जाए। घास के तिनके में इतनी आग तो होनी चाहिए कि चिंगारी लगते ही जले। तो वही चिंगारी आज अनुपमा ने प्रार्थना को कही कि वो चिंगारी तो रहने दो अपने अंदर, जो जले। लेकिन नहीं, प्रार्थना जैसी लड़की कभी भी आवाज नहीं उठा सकती। जो सच्चाई अनुपमा ने आज पराग और वसुंधरा को सुनाई, वो आज की सच्चाई है, रियलिटी है। लेकिन फिर भी पराग कोठारी को नहीं देखना है सच्चाई, क्योंकि खुद इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों का घमंड है और अपने दामाद के अंधे भक्त है। जो सांप उन्होंने खुद घर में पाल के रखा है ना, जिस दिन डसेगा ना, तो ये लोग पानी भी नहीं मांगेंगे। ऐसी हालत होने वाली है इस माँ बेटे की। लेकिन आज सच में प्रेम का गुस्सा देख के तो मजा आ गया। सही कहा, उस दिन चुप रहना ही नहीं चाहिए था, सब सच बता देना चाहिए था। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्या थप्पड़ मारा है अनुपमा तुमने! एक ही थप्पड़ में तुम तो गोल गोल चक्कर खा के गिर गए। अब हुई तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू। गौतम, जो माफी तुमने आज अनुपमा से तुम मंगवाओगे ना, वो माफी तुम्हें इतनी भारी पड़ेगी कि इस कोठारी हाउस से तुम्हारे पीरिया अपना सामान बांध कर उस घर से बाहर फेंकेंगे, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन हलाल तो होगी ही। और अब गौतम के पाप का घड़ा भरना थोड़ा सा बाकी रह गया है। इसीलिए तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये कोठारी झूठी शान के लिए अंधे हो चुके हैं, जो उन्हें अनुपमा की सच बात भी भाषण लग रही है। इनसे अभागे तो कोई नहीं होगे कि सच आंखों के सामने है। बेटी इतना रो रही है, लेकिन फिर भी रत्ती भर उन्हें विश्वास नहीं हुआ अनुपमा की बातों पर। आगे जाकर पराग कोठारी खून के आंसू रोएगा और पछताएगा भी। और तब प्रेम कहेगा कि अनुमा सही थी और आप लोग गलत। प्रार्थना अपने पति के सामने इतना बोल सकती है, पर अपने पापा और दादी के सामने क्यों बोल नहीं सकती? कभी तो उन्हें भी अपने हाई क्लास जमाई की सच्चाई
पता चले फराक कोठारी एंड में अपने जमाई के ही सच को नहीं देख पाया। अरे ये डरपोक प्रार्थना, अरे तुम्हें मार खाना है तो खाओ, दूसरों को क्यों सफर करवाना। इस डरपोक प्रार्थना के चलते प्रेम आद्या का रिश्ता दांव पे लग गया। जब प्रार्थना खुद के लिए ही स्टैंड नहीं ले सकती तो ये किसी के बोलने पर क्या ही बोलेगी। प्रार्थना क्यों बचा रही है इस स्टूपिड को। प्रार्थना में खुद के लिए एक पैसे की कीमत नहीं है तो क्या खुद के लिए प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे पति के साथ गुलाम बन के और बड़ा हो उसका ईगो और हाथ उठाना। प्रार्थना जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। पहले भी मैंने कहा था कि इसी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लड़कियां मेकअप में अपना चोट छुपाती है, जो कि इसने तो उसके बदन पे बहुत सारी चोटें दी है जो आज तक वो छुपाती आई है। इसीलिए तो वो कपड़े भी जो पहनती है वो पूरे हाथ को ढके हुए रहते हैं ताकि उसकी चोट बदन पे दिखाई न दे। लेकिन सच में प्रार्थना ने जो किया बहुत गलत किया। आज अंश, राही, अनुपमा, यहाँ तक कि लीला बात तक खड़ी थी कि जा मेरी जूनी वाली जूती लेके आ, इसको मारते हुए या इस गली से भगा भगा के मारूंगी। वाह लीला वाह। अंश ने भी कहा, लेकिन फिर भी प्रार्थना को कोई फर्क नहीं पड़ा। और कैसे पड़ता, वो तो उसे धमकी जो दे रहा था, गुस्से से देख जो रहा था, लेकिन ये सब किसी ने भी नोटिस नहीं किया क्योंकि सबके चेहरे उसकी पीठ की तरफ थे। तो आगे वो क्या कर रहा है तो उसे ही पता। और प्रार्थना को भी इतना क्यों डर लग रहा है कि क्या उसके पापा के पास इतने भी पैसे नहीं है कि पूरे के पूरे ही पैसे गौतम के हैं जो उसके पापा रास्ते पे आ जाएंगे और भिखारी बन जाएंगे। लेकिन आज प्रेम का गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। वो तो चाचा ने रोक लिया, वरना आज गौतम तो मार खाता ही खाता। लेकिन अनुपमा, तुमने जो सच कहा ना कि तुम पहली बार प्रार्थना से मिली थी, तभी तुम उसे समझ गई कि वो मुसीबत में है। लेकिन तुम एक बात कहना भूल गई, यही कहती कि आपकी बेटी को मरते हुए मैंने बचाया था उस दिन। वो तो गाड़ी के सामने आ रही थी, तब पता चलता इस पराग कोठारी को किस बात का इतना घमंड और गुरूर है तो पता नहीं। बिल्कुल सही कहा राही, चप्पल खाने के लायक ही है। और बंद कमरे में आपकी बेटी को मारता है, क्या करता है वो आपको पता है। बाहर तो सभी लोग शरीफ रहते हैं, लेकिन अंदर जो बदमाशी होती है वो किसी को पता नहीं होता। आज तो अनुपमा रॉक, कोठारी शॉक। बाय अंजू जी, नवीन सर। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि झूठी शान के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे काम अंधे लोग ही करते हैं जिनको अपने बच्चों का दुख तक नहीं दिखाई देता। तो कोठारी सो रियली आज अंधे ही दिखाई दिए। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी। और चूड़ियों वाली बात तो मैंने वर्षा वाले ऑडियो में आपकी मेंशन की है कि बात सही है आपकी। अगर उसकी कलाई देखते तो उसमें निशान तो जरूर मिलते, मगर इतना दिमाग ही नहीं चलाया किसी ने। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए थोड़ी बहुत मैंने देखा यूट्यूब में और मेरा भी गेस हुआ है। मैं अपनी राय बताती हूँ। जो कुछ अनुपमा ने कहा वो सही है। क्यों लड़कियाँ अपनी मैका को पराए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अनुपमा ने सही कहा कि हमेशा खुला होगा और रहेगा। जब भी आ सकता है, जितना देर भी रह सकती है, अपनी दुख बता सकती है। और कहते ही उसने वो कैसे ही कहा मोटी बा को, क्यों आप ऐसे कोई ताज नहीं है, सर का ताज नहीं है ये डाइवोर्स कहते हैं। और कोई चारा नहीं रहे पला जो मारपीट करे, तो इस गाली गलौज करो या शारीरिक शोषण करो या इतना घटिया बंदे का, इससे अच्छा तलाक ले लो। और अपनी अनुपमा के भी ये साथ हुआ था, एग्जैक्टली हुआ था। तो इस यही हुआ था जो प्रार्थना के साथ हुआ था, वही वनराज ने किया था। तब अनुपमा में सबको वो ब्रेन वॉश करने चाहे थे, यही लोग थे। पर नहीं, अभी और नहीं। अंश ने देखा प्रार्थना क्या क्या हालत है, और अनुपमा ने देखा, और प्रेम को भी पता है। जिस दिन पहली बार देखा उसने ये लड़की तो आत्महत्या की कोशिश की, तभी समझ गई थी। वो क्यों नहीं कोतारी परिवार देखने चाहते हैं।
क्यों नहीं देख पाते? और प्रार्थना भी कमाल है। जो लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, अपने आत्मसम्मान की खड़ी नहीं होती, वो दूसरों को क्या कर सकते? ये अभी आगे चल के जो गलतियाँ और गुनाह होगा, ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, कोठारी परिवार ज़िम्मेदार होगा। मुझे तो लगता है ये प्रेम और राही अलग रहना चाहिए कि ये गौतम का कोई भरोसा नहीं है। एंड ये लड़की इतना फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब वो लड़ाई लड़ सकती है, पर कौन यकीन करेगा? जब तक जानवर जैसे इंसान जानवर जैसा लोग हैं या इंसान कहने के भी लायक नहीं है ये गौतम, तो तब तक ये सब होगा। वो भी गलत तरीके से होगा। अब कुछ नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। मैं क्या कहती हूँ, जो बिजनेस करना आता है कि फिर से पैसा नहीं कमा सकता, ऐसे हो जाएगा। इतना अंधा यकीन नहीं होना चाहिए एक जमात पर। और ये विक्टिम कार्ड ज़रूर प्ले करेगा, जैसे उसने किया ही नहीं है, ये तो औरत को इतना सम्मान करता है और बकवास करेगा और यकीन करेंगे और प्रार्थना मुकर जाएगी। प्रार्थना जो उसको साथ देता है, सभी लोग उससे साथ रहे, इंक्लूडिंग माँ, जूते से मारेगी। उसकी वजह से ये सब होगा। ऐसा लोग इनके जीवन में ना होना तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक प्रेम है, मुझे यकीन है ये बिल्कुल। पर ख्याति भी उसको कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि अनुपमा सही बोल रही है। इतना कोई भी औरत इतनी बड़ी सभा में वो भी अपनी जान लगाए अपनी बेटी की शादी में, कौन ऐसा कहेगा? और बेटी भी कह रही है, अंश भी कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं। कुछ तो बात होगा ना। 2 बार डंडे पड़ेंगे गौतम को, सब का सब बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिज़नेस? सब मिल-जुल के करके ये ठीक-ठाक नहीं कर सकते क्या? सब बस अस्यूम कर देते हैं, सब यही ऐसे बोलते हैं, ऐसे होगा, उसे धोखा देगा, वो कोई बीच मस्तान में देगा। अगर इससे अच्छा तो अपनी गिल्ट पे ना रहे कि उसकी वजह से बेटी का ज़िंदगी खराब हुआ है। उसने अंधा यकीन कर दिया है जमाई पर। इससे अच्छा तो वो फिर से अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। सब लोग हैं ना, ऐसे ही चुपचाप खड़े रहेंगे क्या? बेज़ुबान प्राणी को या बिना पराये लोगों को भी वो मदद कर देती है अनुपमा। पराग कोठारी को मदद नहीं करेंगे क्या? इतना भी क्या है ये प्रार्थना? ये ये इसी तरह के लोगों की वजह से गौतम जैसे घटिया इंसान, घटिया जानवर भी अच्छा रहेगा। उससे बदतर लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठावे। जो फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला कौन? उसमें मजबूर क्यों करा किया नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए? ये प्रार्थना जैसे लोग। जब तक ऐसे लोग रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। और फिर पराग ने बताया, धमका होगा प्रियका आपने, यही होगा कि आपने नहीं किया तो आपकी शादी नहीं होगी। अरे यार! क्यों माफ़ी माँगना है ऐसे? और ये भी क्या है कि तो प्रॉब्लम ये है कि बाद आपके जो उसूलों पर खिलाफ जाना पड़ेगा और इन दोनों के बेचारे लोगों को शादी बरकर आप भी मैं देखूँगी, प्रेम एक पैर पर, मेक श्योर ये सब ठीक होगा और आगे चल के और नहीं होगा ये। अभी ये हसनैन जी वो चुप नहीं बैठेगी। अभी उसकी दोस्त को बुलाएगी और वो बुलाएगी और वो मुँह दिखाए रस्म होती है ना, उसको तबीयत ठीक नहीं होगी, वो फिर भी उस दोनों को डाँट खिलाएगी। ये रस्म होने के बाद मुझे लगता है प्रेम राही को अपने किराए घर पे ले जाएगा और फिर बिज़नेस के बाद आएगा। उसकी वजह से इन दोनों का लानबन होगा। इस बीच के लिए वो अनुपमा मदद करेगी, पर कहाँ पर रहना है ये बीच में नहीं आएगी। इतने ही बस, आगे देखते हैं। बहुत सही कहा सुचि जी आपने कि आगे जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार प्रार्थना और उसका परिवार होगा, यानी कोठारी फैमिली, क्योंकि इन्होंने ही अपनी आंख पे पट्टी बांधी है और वो पट्टी बांधी गई है प्रार्थना द्वारा। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, बहुत सही बोला आपने। थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। जिस तरह से गौतम ने राही के उल्टे हाथ का चाटा खाया था, आज ठीक वैसे ही गौतम ने अनुपमा के उल्टे हाथ का चाटा खाया। मज़ेदार सीन था और उसके बाद भी उसकी अकड़ ढीली नहीं हुई। और कितनी बेशर्मी से वो कह रहा है कि हटिए मेरे रास्ते से। और अब जब अनुपमा ने उसको ये कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, तो उसकी आंखों में इतनी सी भी तो शर्म हो। गौतम वो तो इतना गंदा इंसान है ना। और जब वो कह रहे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी बेटी की शादी है। और तब अनुपमा ने कहा कि मैं एक बेटी के सम्मान के लिए अपनी बेटी की शादी का वो नहीं कर सकती। लेकिन ये प्रार्थना इतनी कायर, दब्बू, डरपोक, जो भी आप कह रहे हैं, क्यों है? एक बार जरा हिम्मत तो करती। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कोठारीज क्या इसके लिए स्टैंड लेते नहीं लेते, कोशिश तो करे। पर नहीं, उसको तो बस वो, क्योंकि ये डर जाती है इसलिए गौतम उसको बार बार धमकी देता रहता है। और आज मुझे एक बात और समझ नहीं आई। जहाँ अनुपमा ने उसको ये सब कुछ बता दिया कोठारीज को कि मैं इसको पहली उसमें समझ गई थी ये, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि ये आत्महत्या करने जा रही थी? साथी को भी ये याद आया जब वो कह रहे कि मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, तो ख्याति भी अपने मुंह में दही जमाए क्यों खड़ी है भाई? क्यों नहीं बोली एक बार भी कि प्रार्थना कुछ डरी सी थी, एक शब्द क्यों नहीं बोली? फिर ये माँ होने का कैसे दम भरती है कि मैं इनकी माँ हूँ, मैं प्रार्थना की माँ हूँ, मैं प्रेम की माँ हूँ। फिर तो माँ बनना उसका बिल्कुल बेकार है। सिर्फ ममता ही नहीं काफ़ी होती उसके लिए, बच्चों के लिए माँ, जब बच्चे परेशानी में होते हैं तो माँ की तीसरी आंख भी जो है, जैसे अनुपमा राही अनुपमा की सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो उसकी उससे बॉडी से समझ जाती है कि इस वक्त राही परेशान है, इस वक्त राही खुश है, या जो भी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अनुपमा समझ जाती है। तो ये ख्याति क्यों नहीं समझ पाई? और जब उस दिन तो, और फिर आज क्यों नहीं बोली कि उस वक्त प्रार्थना ने भी कुछ ऐसा बोला था? पर नहीं, सबके सब। और ये अगर आज अनुपमा ने ये कह दिया होता कि ये उस दिन आत्महत्या करने जा रही थी, तो इतनी बड़ी बात तो अनुपमा झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन सब ने, मतलब सब लोग चीख चीख के गौतम के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पर ये तो उन्होंने तो अपनी आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी है। मतलब जो गौतम कहेगा, या ये कह सकते हैं कि ये लोग धृतराष्ट्र भी कह सकते हैं इनको, कि अंधे मोह में ये फंस गए हैं इसके धृतराष्ट्र की तरह। वो वहाँ दुर्योधन उनकी कमजोरी थी, यहाँ ये रमा ही इनकी कमजोरी है। और आज जिस तरह से अनुपमा ने ये बोला कि मैंने घुट घुट के जीना मंजूर नहीं किया, मेरे साथ भी ये सब कुछ होता था, लेकिन मैंने अलग रहना स्वीकार किया, तलाक लिया और इसी घर में तलाक लिया। और ये सब बिल्कुल उसने, अनुपमा ने अपने जीवन की सारी सच्चाई रखी। लेकिन इन पर कोठारीज पर तो, या किसी भी चीज़ का कोई अगर असर हो तो और फिर उसको प्रार्थना, उनको प्रार्थना की शक्ल नहीं दिख रही, उसके चेहरे पर डर है। लेकिन वो अब वो जब उसने फिर उसको धमकी याद आ गई है गौतम की कि मेरा पैसा लगा हुआ है और मैं इसको बर्बाद कर दूंगा और ये कर दूंगा, और उसको तो हमें पता ही था कि ये तो मुकरेगी, और ये मुकरेगी तो आगे इसके साथ और कितने ज़्यादा अभी उसमें ये टॉर्चर करेगा उसको, प्रार्थना को, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि उसे तो लगता है कि मेरे को तो अब पूरा खुला लाइसेंस मिल गया है प्रार्थना को टॉर्चर करने का। और कितने ये भोलेपन से वो कह रहा है कि मैंने तो कभी उसको हाथ भी नहीं टच किया, मैं तो आपकी नाक के नीचे। अरे तुम्हारी नाक के नीचे ही तो सब कुछ हो रहा है,
सब कुछ तो इन कोठारियों की आँख नाक के नीचे। और जब ये प्रेम को ये सब बातें पता चली हैं कि इसने राही के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है, तो वो तो उसको तो अपना आपा खोना ही था। क्योंकि उसके जीवन की 2 इम्पोर्टेंट लेडीज़ उसके साथ ही उसने बदतमीज़ी करी। और एक राही, दूसरी प्रार्थना। बाकी अब वो वैसे तो मोटी बा को भी मानता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही दोनों उसके जीवन की इम्पोर्टेंट लेडीज़ हैं। और उसी के साथ वो बदसलूकी करता रहा है। लेकिन ये परा कोठारी किस मिट्टी का बना है, ये समझ में नहीं आया मेरे को कि सारे गवाह, मतलब इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे। ये उनको गौतम से ऐसी क्या खुन्नस है, या गौतम ने इनकी कौन-सी जो है कमज़ोरी पकड़ ली है जो ये इसके खिलाफ़ बोलेंगे। लेकिन कितने भोले-भाले, मैंने तो कभी वैसा कुछ किया ही नहीं। मैंने तो प्रार्थना को हाथ भी नहीं करा और लगाया। मैं तो ऊँची आवाज़ में भी, अरे घरेलू हिंसा करने के लिए ऊँची आवाज़ करनी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ जिस तरह से वो उसको पकड़ता है ना दबोच के, कि तुम मेरी बात मानो या मेरे साथ मेरा जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, वही काफ़ी है उसको डराने के लिए। और ये सब तो है ही। और मेरे को एक काश जो है ये पराग कोठारी ने उसको जो है प्रार्थना को खुलकर जीने की आज़ादी दी होती, उसको शुरू से ही इतना दब्बू ना बनाया होता। उसे हमें इसको ये भरोसा दिलाया होता कि बेटा तेरे को जो भी कभी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी परेशानी हो, तू बिना डरे, बिना किसी उसके मेरे को आके बताओ। मैं नहीं हूँ तो मोटी बा को बताओ। पर ये सब तो कभी पराग कोठारी ने आज तक ऐसा किया ही नहीं है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने सुजाता जी की गौतम को अब मिल गया है फ्री लाइसेंस प्रार्थना को टॉर्चर करने का। अब तो वो कहेगा भी तो भी जो है बात जो है प्रार्थना करेगी भी तो भी कोई मानेगा नहीं कि तब क्यों नहीं बोली, जब उन्होंने कहा तब क्यों हाँ हाँ बोला। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैंने यूट्यूब में जितने देखा मैंने, और मैं अपनी राय बताती हूँ। अम, अच्छी बात कही मनीषा जी ने। इसने चाची सा ने सही कहा, आपको अहंकार में फ़ोन नहीं करना। आपने सालों साल झूठ बोल के झूठ झूठ और धोखा दिया अरमान को, और उसके बाद दादी साहब भी कमाल है। दादी साहब उसको है उसको जब तुम्हारे वजह से तेरी माँ मर गई उसको ब्लेम करते रहे, इल्ज़ाम देते रहे, और गाली बहुत घटिया बात कहती रही, और फिर भी ये इंसान चुपचाप बैठे रहे। कैसी माँ है ये? और चारू अबीर, मुझे तो हैरत होती है, किस बात पे गुस्सा? दोनों मिलके इस कायरा को ज़िंदगी खराब कर दी। एक दोनों को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। किसके लिए? मैंने चारू जैसे लड़की में गलत कर दिया। अरे यार, कब से ज़्यादा गलती कायरा ने किया, तुमसे क्यों प्यार करना है? वो भी इंसान से, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता, खुद के लिए खुद की वजह खुद कर्ज की वजह से कायरा का ज़िंदगी खराब हो रहा है। ये कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बटन है कि प्यार कैसे भी हो जाता है? रियली सीरियसली। और चारू ने देखा था कि अपने पिता पर गुस्सा होने का। मैं क्या कहती हूँ, आप जैसे लोग रहने से ऐसे पिता जैसे रहते हैं, पिता जैसे इंसान रहते हैं, क्योंकि आपने मौका दिया था, आपने अपने स्टैंड नहीं ले गए। इससे आप, मेरी माँ आपके साथ रहने के बजाय इसी बिना आपके बिना आप जैसे लोग उसकी जिंदगी में ना रहे, यही बेहतर होगा। आप चले जाइए, मैं शादी करने वाली हूँ अभी से। बात भी सबके सामने बोल देते, क्या हो जाएगा? छोड़ देता, इससे अच्छा ना हो। इन जैसे लोग काजल की ज़िंदगी ना हो, वही अच्छी बात है। इन इन जैसे लोग नहीं हो तो अच्छी बात है। अपने परिवार का खुशी-खुशी रह सकते हैं, बेटी बहू रह सकती है,
अभी आगे चल के वो उसके चारू के भाई भी आया बीवी लेके आएगा तो वो कुछ नहीं रह पाएगी। ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके पैसा जमा हुआ है, वो धार का नाम बड़ा है, तो वही तो रहेगा। वही इतना बेशर्म है और गया गुजरा है कि वो अपने आप के लिए वो बस भेजेगा, कुछ भी करेगा। इन जैसे लोग आजकल जिंदगी ना हो वही अच्छी बात है। जिस दिन चला जाएगा वो पूरा मिठाई बांधना चाहिए। ये बस नाम से शादी से इन जैसे लोग ना हो वही बेहतर होगा। और रोहित ने भी सबका लाले पड़े हैं क्योंकि कोई काम नहीं चल रहा। हाउस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ नहीं, और बच्चे के वो डॉक्टर कुछ नहीं चल रहा। रोहित आराम से चाय पी रहा है, वो तो अच्छी बात है। आराम से कहता है मैं जो राय बोलने वाली हूँ, जो सॉल्यूशन में जो तरकीब बोलने वाला हूँ, वो आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि अपने खुद के उसके लिए अरमान लेना चाहते हैं। रोहित इसकी वजह से वो बदला लेना चाहता है। और बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये दोनों अभिमान साइकिल में लेके जाते हैं क्योंकि उसको पता चला कि उसने खाया नहीं होगा, पूरा पेट उसके खाली होगा, दिन ठीक नहीं होगा। उसने यही कहा कि जिंदगी हर बार जीत से नहीं होती, बहुत बार ठोकरें खाने पड़ते, हार मिल जाते हैं, हारना पड़ता है तभी हम जीत हासिल होगा। तो उसने कैसी भी तरह वो जुगाड़ू है, कैसी भी तरह वो निकाल के उसको प्यार से बताती है, कैसे भी वो साइकिल में बिठाती है, किराए पर लेके वो जो साइकिल राइड फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी बात है। जब तक अभिराज जैसे इंसान हो तो अभी अरमान को कुछ नहीं होगा। हाँ, आगे चल के उसको पैर पे चोट आई, वो तो उसको फ्रैक्चर है। उसको ये भी पता है कि कैसे भी तो वो सह लेती है क्योंकि पैसा चाहिए। तो उसने ट्यूशन के क्योंकि उसने जान बचा दिया था और उन्हें प्यार से आपकी गलती है तो आप ही की गलती है। जिस तरह वो बोलती है मुझे बहुत पसंद आया कि आपकी गलती है, तो सख्त भी रहना पड़ता है ना ताकि बच्चे लाइन पे रहे और अच्छा पढ़ सके। वो कैसे बेहतर जुगाड़ लेती है, पर आगे देखते हैं क्या होगा। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीरा जो है अपने घर के कुछ काम कर रही है और अरमान उसके लिए जॉब इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, लेकिन उसे किसी भी जगह नौकरी मिलती ही नहीं है। और इधर ये दो औरतें हैं जो उसको अभीरा जिनके बच्चों को अभीरा ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है। और तब तक वो दोनों बच्चे वहाँ शायद सड़क पार कर रहे हैं, तो उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो अभीरा उनको बचा लेती है। और तब तक दोनों औरतें वो कहती हैं कि हमारी तरफ से इन बच्चों को जो है आप ट्यूशन पढ़ाइएगा। और जो है इधर इसमें ये पोद्दार हाउस में सबके जो है काम पेंडिंग पड़े हैं, किसी का हाउस टैक्स नहीं भरा या जो भी उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। और उससे पहले हाँ, ये अभीर और जब ये कियारा घर आए हैं तो चारू एक बार को तो हैरान है ही। तो ये अभीर उसको जलाने की कोशिश कर रहा है चारू को, लेकिन चारू ने अभी उसके सामने अपने आप को स्ट्रांग होने का दिखावा तो कर लिया है, लेकिन अपने कमरे में जो है जाके रो रही है। तब तक वहाँ पे अभीर भी आ गया है और ये उसको कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम ये है वो है। तो वो कहती है कि वो तो मेरी जो है खुशी के आंसू है इसलिए मैं रो रही हूँ। अभी तो उसने बात को संभाल लिया है, लेकिन ये बात कब तक संभलेगी ये नहीं पता। और इधर अभीरा उसको खाना वाना खिला के उसको कर दिया है, शिवानी को सुला दिया है। और ये उधर जो है जब ये पता चला है कि सब लोग जो है फर्म छोड़ रहे हैं। अभी तो ये तो मैंने कल के अपने ऑडियो में भी कहा था कि ये जो कह रही है ना कि अरमान
गिड़गिड़ाता रेंगता हुआ आएगा। वो अपनी दुनिया में खुश है। अभी थोड़ा सा उसके लिए स्ट्रगल तो है अरमान के लिए, लेकिन अभी अपनी दुनिया में वो खुश है। जहाँ जब उसको पास अपने अभीरा और आज जो मीनू चाची ने विद्या को आईना दिखाया है ना, तो वो बिल्कुल सही था। हाँ, तो जो वो उससे पूछ रही है कि तुम्हारी अरमान से, अरे तुम्हारा अगर तुमने उसको अपना बेटा माना होता, कुछ समझा होता, तो वो तुमने तो उसको सिर्फ जो अरमान ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए वो फंदा था जिसके थ्रू तुम अपने पति को अपने पास रखना चाहती थी। बिल्कुल सही कहा था। उस वक्त तो जो बातें अरमान ने बोली थी विद्या को और कावेरी को, वो एक एक बात सही थी। और अब घर में किसी कुछ काम नहीं हो रहा, जो भी इनके उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अरमान अपने फ़ोन में देख रहा है, और ये अरमान कुछ सामान लेके आया है बेड बनाने के लिए, और ये अबीरा उसको कहीं लेके गई है, और उसकी चप्पल भी टूट गई है, तो अब उसके पैर में खुद तो चोट लगी हुई है। ये बात उसने अरमान को बताई नहीं है कि कहीं अरमान जो है उसको लेके परेशान ना हो जाए। और वो साइकिल पे कहीं घूम रहे हैं। जो भी उनका सीन था वो अच्छा था। और इधर जब रोहित ने ये कहा है कि हमारे पास इसकी सारे सॉल्यूशन है, पर जो उसका सॉल्यूशन है वो आपको पसंद नहीं आएगा। सब वो पूछा है तो कह रहा है कि अरमान भैया, और ये तो अभी इसने कितने काम संभाल रखे थे अरमान ने, ये तो अब इन लोगों को पता चल रहा है कि एक जिसका कभी हाउस थे। और आज जिस तरह से चारों ने ये संजय बंसल से बात, अपने बाप से बात करी है, वो अच्छा था। वो जब उसने बेरुखी से बात करी है, तो काजल ने कहा कि अपने पिता पापा से ऐसे कोई बात करता है? कह रहे मैं बात कर रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो मैं तो इससे कभी बात भी ना करूँ। अभी जिस दिन जो है काजल को सारा सच पता चल जाएगा, मेरे हिसाब से तो काजल को बंसल को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा जो हर वक्त अपने बीवी और बच्चों को डरा धमका के रखे। ऐसे आदमी, बाप रे बाप। ये तो बोल के ये ससुर का सास और जमाई की जोड़ी बिल्कुल एक जैसी है। दूसरों को डराने में, धमकाने में, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने में, अलग थलग करने में, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। और पिकअप में हमें ये दिखाया गया है कि वो उसके लिए सैंडल लेके आया है, चप्पल लेके आया है, और वो उसे पहनने की ज़िद करता है, और वो कहती है कि मैं पहन लूँगी। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। वाह मीनू चाची, मजा आ गया आज तो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कावेरी पौधार को। क्या आपके हाथ में मेहंदी लगी है? आप फोन करके पूछिए। तब वो कहती है कि तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ने, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ बिजी थी, अगर इसलिए क्योंकि मुझे मेरी औलाद की फिक्र है। अगर आपको भी अपनी औलाद की फिक्र होए तो आप फोन कर दीजिए। वाह विद्या, क्यारा जिसे चाहती थी उससे शादी हो गई, लेकिन वो किन हालात में हुई वो नहीं पता। अंधी थी क्या तुम? आर्यन उसके पास है और वो तुम्हारे लिए अरमान को फोन करे। क्यों करे विद्या? तुमने कौन सा महान काम किया है जो वो अरमान को फोन करके पूछे कि तुम कैसी हो? घर से निकाला गया तब तो तुम्हारे मुंह बंद था, मग भरे थे तुम्हारे मुंह में, तब नहीं दिखा, तब बेटी की फिक्र नहीं हुई। इतने साल उसके माँ को उससे दूर रखा, झूठ बोलती आई कि वो मर गई है। कावेरी पोद्दार उस पर इल्जाम लगाती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई। वो कुछ नहीं दिख रहा है। ये माँ है कि कौन है यार? ये तो डायन से भी गई गुजरी निकली। सच में विद्या मतलबी मीनू चाची नहीं है, तुम हो मतलबी विद्या। अपने मतलब के लिए अरमान को सिर्फ यूज किया है क्योंकि तुम्हें अपने पति का प्यार चाहिए था।
इसलिए पति को पास रखने के लिए तुमने अरमान को अपने पास रखा है। वरना कौन सी माँ है जो अपने खुद बेटे को प्यार करती हो, कहती हो ना कि मेरा बेटा है, तो उसे बद्दुआ कौन देता है? जिस दिन तुम्हारा बेटा शादी करके अपनी बीवी के साथ घर की चौखट पे खड़ा था, तो उसे तुम बद्दुआ देती हो। ये होती है माँ? बार बार ये एहसास दिलाती है कि तुम सौतेले हो। क्या मुंह तोड़ा है मीनू चाची आपने विद्या का, परफेक्ट कहा है। अरे मीनू चाची, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है भी या नहीं? आप अपने ईगो के कारण अपने बेटे को फोन नहीं कर पा रही, और मतलब भी मैं मम्मी ने अरमान पर थानों की बौछार कर दी और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, लेकिन फिर भी मतलब भी मैं हूं। आपने छोटे से अरमान को उसकी माँ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब भी मैं हूं। गलती का एहसास होता तो बात ही क्या थी मीनू चाची? सही कहा, अपने ईगो के चलते वो माफी नहीं मांगना चाहती, ना ही अपने बेटे से फोन करना चाहती है। बिल्कुल सही कहा, अगर इस घर से दूर रहेगा कम से कम खुश और सुखी रहेगा। कम से कम उसे वो माँ मिली जो उसे प्यार करती है, ये नहीं जो प्यार के नाम पर सिर्फ बेटे को यूज करती है। और यहाँ पे अबीर अब चारू से मिलने आया और चारू बोलती है, तुम दोनों ने इतनी बड़ी गलती की है ना अबीर चारू, कि तुम्हारी वजह से वो बच्ची पिस गई तुम दोनों की नफरत में। और आज जिस तरीके से उसने पान मुंह में ठूसा है ना चारू ने अबीर के, किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? किसका गुस्सा किस पे निकाल रही हो चारू? अपने पिता का गुस्सा तुम अबीर पर निकाल रही हो। और अबीर ने भी गलती की है। क्या वो कुछ दिन रुक नहीं सकता था? लेकिन नहीं, ईगो, गुस्सा वो छोड़ के गई, तो अब मैं चारू क्यारा से शादी कर लूंगा। लेकिन दोनों के चलते उस बच्ची के साथ जो गलत किया है ना, एक दिन तुम दोनों ही पछताओगे। और अबीर अब पति बने हो ना, तो पति का फर्ज निभाओ। चारू चारों की माला जपना बंद करो। जो एटीट्यूड, गुस्सा उसे दिखा के आए हो ना, उस पे अमल करो। आज जिस तरीके से चारों ने बंसल को जवाब दिया है ना, क्रिश को शक हो गया है कि कुछ तो बात है। और उसका ब्रेकअप करवाने वाला भी बाप है। और अब ये भी पता चल जाएगा कि डाइवोर्स के पेपर्स दिए थे चारों को शादी के टाइम पर, जब अबीर की बारात तक घर के दरवाजे पर आ गई थी। ये बात भी बाहर आएगी और बाद में क्रिश, चारू और काजल तीनों ही शायद बंसल से रिश्ता तोड़े या उनसे दूर जाए, क्योंकि वो सीन होली के टाइम का दिखाया है। लेकिन यहाँ पे सच में आज अरमान को कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। और सही कहा अबीरा ने कि अपने प्रोफेशनल से अलग तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वकील है। दूसरी जॉब उसे कैसे मिलेगी? और आज वो खुद चल चल कर गया और खाना भी नहीं खाया और पैसे बचाए, और उसी पैसों से वो टेबल, सॉरी, सोने का बेड और वो उसके पैर लेकर आया घर पर बनाने के लिए, पलंग। लेकिन अबीरा हर मुश्किल से लड़ना जानती है और उसी हिसाब से वो अरमान को भी सपोर्ट कर रही है। आज सच में वो माँ बेटी वाला सीन भी बहुत अच्छा था, जब वो कहती है कि तुम दोनों परेशान हो ना, तो वो मना करती है, तो मुझे सब पता है, शिवानी कहती है। और बाद में अबीरा उसे लेकर जाती है, दोनों कहीं तो भी जाते हैं साइकिल पे बैठ के। अच्छा था वो भी सीन, हर कदम पे साथ दे रही है। लेकिन अरमान को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और जो वो दो बच्चों के बचाया, तो उन लोगों ने कहा कि कल से आप, हमारे बच्चे आपके पास ट्यूशन सीखने आएंगे। चलो, अबीरा को ट्यूशन तो मिल गई बच्चों की, अब वो ट्यूशन लेगी और पैसे कमाएगी। अरमान भी नौकरी मिल गई, शायद जॉब मिल गई, इसलिए वो उसके लिए चप्पल लाता है, लेकिन वो नहीं पहनती है, डांट देती है। कैसे पहनेगी अरमान, पैर में चोट जो लगी और तुमसे छुपानी जो है उसे बात। लेकिन इसे कहते हैं
कि दोनों ने प्यार भरे मोमेंट तो साथ में किए, भले गरीबी ही सही लेकिन दोनों साथ है। मीनू चाची का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छा लगा, लेकिन कावेरी पौधदार का गरूर नहीं टूट रहा है, लेकिन टूटेगा एक दिन। बंसल का भी गरूर टूटेगा, क्योंकि लॉ फॉर्म में सभी लोग अब जो भी उन्होंने लॉयर हायर किया था पौधदार फॉर्म का, अब वो रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। तो अब घाटा तो पौधदार फॉर्म को ही होने वाला है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज के लिए। बहुत ही बढ़िया आपने कहा है अभीरा और अरमान के बारे में, और मीनू चाची ने जो किया है उससे सबका दिल खुश हो गया है, बट मीनू चाची का दिल खुश नहीं है, उदास है वो अपनी बेटी के लिए। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। तो आगे भी भेजते रहिए उसी नंबर पे जिस पे आप भेजते हैं 9833155523, और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ, देखते रहिए एचएस कम्युनिटी की आवाज और बाकी वीडियोस। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.